Hi student, welcome to our class ADS Concept. So आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 10th के CBSE क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके सेकेंड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। और ये जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, सो आप क्लास के साथ बने रहिए और कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, क्योंकि जो कंसेप्ट आप यहाँ पे समझोगे उसको अगर एक बार चीजों को समझ जाओगे, देख लोगे, आपके पास लेक्चर रहेंगे, आप वीडियो पॉज करके चीजों को लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सके। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट पे इलेक्ट्रिक चार्ज कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी का एक पॉइंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम हिंदी में आवेश भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे सर्किट में, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज अ कोलम्बिक फॉर्म में। कहां पे, इस किसी सर्किट में जहां पे फ्लो होता है करंट का। तो ये चार्ज एक चार्ज माने जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से हमारा करंट फ्लो होता है, उन्हें हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो इनका सिर्फ एक चार्ज सिर्फ चार्ज नहीं है, इनका क्वांटाइजेशन होता है। क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है, जो पॉइंट लिखा है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के क्वांटाइजेशन को हम कहते हैं, इसे कहते हैं, इट स्टेट्स दैट द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सर्किट। जो उस सर्किट में, उस कोलम्बिक सर्किट में जो प्रेजेंट चार्ज है वो क्या होते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल होते हैं उस प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के। देखिए एन है जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई क्या है, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस है ना वो है ई। तो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से, एन का मतलब क्या है, एन इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन, कुछ भी होते हैं। मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब कि हम नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे जिससे जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पे वो भी बढ़ते जाएंगे। तो आप समझते हैं कि जो यूनिट होती है, कूलम की यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं SI यूनिट इज कूलम, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल C। कूलम बोलते हैं, कूलम कैपिटल C से इनका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अक्सर पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है कि 1 कूलम को डिफाइन कीजिए। देखिए आपको समझाते हैं, कहता है डिफाइन 1 कूलम। तो आप क्या कहोगे, देखिए ऊपर होता है, देखिए हमारा जो चार्ज है, कूलम किसका है, चार्ज का, और 1 क्या है, इंटीग्रल कितना है, नंबर 1 है, और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज की यूनिट है। तो क्या दिया है कि जो चार्ज की वैल्यू को हमने यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म में पुट कर दिया है, यहां से 1 कूलम को हम पा रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन की जो चार्जेस की वैल्यू है वो कितनी है, और कितने नंबर हमने यहाँ पे रखे हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो टोटल वैल्यू हमारी आती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये होते हैं हमारे 1 कूलम। तो ये कंसेप्ट रहे हमारे चार्ज के। आप इस पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जब आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, आपको चार्ज की वैल्यू पता है, नंबर आपको पुट करना होगा, आपको कूलम मतलब चार्ज की वैल्यू मिल जानी है। तो ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें एक क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आराम से इस पे बनाए जाते हैं, बस इससे ज्यादा इस पे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये रहा चार्ज। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। हमने कहा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई या कैपिटल आई, आप जिससे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट है क्या, करंट का मतलब होता है कोई चीज, करंट का एक फ्लो बनना। क्या होता है, एक फ्लो होना, चीजों का फ्लो। तो क्या है यहाँ पे, किसका फ्लो हो रहा है, चार्जेस का। किसका, चार्जेस का। ये चार्जेस जो कि उस वायर में फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वो फ्लो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो या चार्जेस जो है हमारे, अगर वो फ्लो हो रहे हैं तो उन्हें हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इन्हें आप कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
अब देखिए करंट को अगर हम मैथमेटिकली इसको चेक करें तो क्या होता है, करंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन द वायर। जो वायर है या जो सर्किट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं अपॉन टाइम टेकिंग। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन है ना, चार्ज उसका हमने क्वांटाइजेशन देखा था, Q इक्वल टू एन। इसका मतलब टोटल ये टोटल चार्जेस कितने फ्लो हो रहे हैं उस वायर में और कितनी समय में, ठीक है, कितने समय में कितने चार्जेस जो है वो फ्लो हो रहे हैं उस सर्किट में, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं I इक्वल टू Q अपॉन टी। Q क्या है, चार्ज है, और ये क्या है, टाइम है। चार्ज को हम कूलम्ब से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सेकेंड का, इनका यूनिट है, जो इनकी यूनिट पे। अब देखिए SI यूनिट क्या है, एम्पियर होती है, करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। तो आपके लिए फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में ये पॉइंट है, डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर को कहने का मतलब होता है कि करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, टाइम है सेकेंड। तो 1 कूलम्ब का चार्ज अगर 1 सेकेंड में जितना फ्लो होता है वही 1 एम्पियर कहलाता है। देखिए 1 कूलम्ब ऑफ चार्जेस फ्लोज in 1 second is known as the 1 ampere। आप कुछ भी कर सकते हो, या तो 1 second, in 1 second of time the charges, ये क्या है, मल्टीपल चार्जेस ना, कितने हैं, n की वैल्यू 1 है, तो 1 कूलम्ब की चार्जेस 1 सेकेंड में अगर फ्लो हो रही है तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। काफी इजी है, इसको कॉम्प्लेक्स ना समझिए, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ सुनना है और समझना है। ये चीज समझ में आई। अब हम अपने एक नए पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ द, देखिए मैं आप इरेज कर दे रहा हूं बट आपके पास वीडियो है और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, आपको लिंक में मिल जाएंगे। क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो फ्लो हो रहा है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, जो हमारे करंट की डायरेक्शन है वो किधर है। ये सपोज कर लीजिए ये वायर है, ठीक है, इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है। अगर करंट का फ्लो इधर है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनकी वजह से ये चार्जेस ही तो हैं, उनका फ्लो किधर हो रहा है। इट मींस द करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फ्लो के विपरीत हमारा करंट फ्लो करता है। जैसे यहां पे स्विच है, आपने स्विच ऑन किया तो यहां से क्या होंगे, यहां से करंट जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही कुछ वहां से पहुंच जाती इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉन वहां से आना शुरू कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पहुंचते हैं करंट का फ्लो वहां पे होने लगता है। ये कंटिन्यूटी होती है, समय बहुत कम लगता है बेटा, टाइम की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत, इसलिए हम कम होती है, हमें पता नहीं चलता है। आपको बता दिए क्या बेटा कि फ्लो, देखिएगा फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या जो हमारे नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, चार्जेस है। जैसे ये Q इक्वल टू एन था ना, तो ये जितने नंबर ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनमें वो फ्लो होंगे किसमें, अपोजिट डायरेक्शन। फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही वो फ्लो करेंगे। देखिए बेटा कोई लिखी लिखाई चीज नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से नोट्स उठाया इसको छाप के बता दी। अपने तरीके से चीजों को बनाना सीखिए। आप थ्योरी के बेस, आप क्या है एक्सपेरिमेंट देखो, या तो आप जिस चीजों को जानते हो उसके थ्रू अगर आप थ्योरी बनाते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप एग्जाम्पल है या कोई क्वेश्चन है या फार्मूला है उसके थ्रू आप बनाइए। तो ऐसा नहीं है, रटने वाली चीज नहीं, क्योंकि बेटा रटने से नहीं पॉसिबल है चीजें। तो आप कंसेप्ट को समझिए। क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फाइनल चीजें समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है जिधर करंट का फ्लो होता है। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए हम अपने एक नए टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट
जो ये लॉ है हमारा इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि आपके एग्जाम व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कि जो हमारा एग्जाम होता है उसमें ये पॉइंट काफ़ी हद तक इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे बच्चे थोड़े से हैप्पी हो जाते हैं कि अरे मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया या मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा, क्योंकि आना ही है। आप पेपर को उठा सकते हो, आप देख सकते हो चीज़ों को, हर बार किसी न किसी फॉर्म में ओम्स लॉ को दिया है। हम अभी जितने कंसेप्ट करने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं ओम्स लॉ से रिलेटेड चीजें हैं और उसी से पॉइंट आउट करता है आपके क्वेश्चंस को। तो देखिए क्या कहता है ओम्स लॉ, कहता क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आप ए है, ये बी है, दो टर्मिनल है, दो पॉइंट है, और यहां पे है वोल्टेज, यहां पे है दूसरा वोल्टेज। ये है इनिशियल वोल्टेज, ये है फाइनल वोल्टेज, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा यहां ये, इन्हें हम पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम? पोटेंशियल। अभी हम बेटा आगे पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, वही चीजें हैं, बस पॉइंट समझते जाना है कि इनके और इनके बीच के जो डिफरेंस होते हैं वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि हमने यहां पे जो सप्लाई दिया वोल्टेज का, या तो जो पोटेंशियल यहां थी वो यहां से जाने के बाद जब ये यहां पहुंचती है तो उसकी जो पोटेंशियलिटी है वो कितनी हो जाती है, मतलब करंट का खर्च कितना हो रहा है इस वायर में, क्या क्या चीजें जुड़ी हैं, कौन कौन से अप्लायंसेस जुड़े हैं जिसकी वजह से करंट का कंजम्पशन हो रहा है और वोल्टेज में परिवर्तन हो जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस आ जा रहा है। तो क्या कहता है कि जो हमारा वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके, इस प्रोपोर्शनल को हटा करके एक हम लगाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम है R बोलते हैं हम इन्हें रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। उस सर्किट में जो ये प्रेजेंट कंज्यूम करने वाले हैं कुछ, जो कि कुछ जुड़ा हो नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां पे अप्लायंसेस जुड़ा हो, बस वायर है, स्ट्रेट वायर है, फिर भी वोल्टेज में डिफरेंस कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो वो करंट एक्चुअली जा कहां रहा है, वो कंज्यूम कहां हो रहा है, तो उन्हें कंज्यूम करने वाला बंदा बैठा रहता है इस वायर में जगह जगह पे, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके हमने क्या लगाया? R। ये रहा हमारा डेरिवेशन, यहां से स्टार्ट है। आपको 1 नंबर या 2 नंबर में आप इन पॉइंट को कर सकते हो, इतना ही आपको करना है कि प्रोपोर्शनैलिटी डिफरेंस से लेकर के जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तक रिप्रेजेंट करना होता है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो डायरेक्टली करंट के है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाकर हमने R लगाया। अब देखिए पहला केस हो गया, दूसरा केस क्या बनेगा? I इक्वल टू V बाई R, और तीसरा केस क्या बनेगा कि R इक्वल टू V अपॉन I। आप इन तीनों केस को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। करंट पूछ दिया या पोटेंशियल पूछ दिया या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ दे उस वायर के लिए। तो ये रहा हमारा ओम्स लॉ। अब हम ओमिक रेजिस्टेंस, जो हमारे रेजिस्टेंस हैं, जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू बदलाव आते हैं हमारे वायर पे, जो डिपेंड होता है वो फैक्टर्स कौन से? वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस से, जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स हम देखने वाले हैं। तो ये रहा ओम्स लॉ की वो पॉइंट जिसमें हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को देखा, हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू के बीच रिलेशनशिप को देखा और उसके डेफिनेशन को देखा। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं और उसके कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिनकी वजह से बदलाव आ रहे हैं। चलिए देखिए, हम अब अपने पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं कि जो रेजिस्टेंस और उसके फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस के, इसके बारे में देखते हैं। तो चीजें समझिए, हमने क्या देखा
कि रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि V और I के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब देखते हैं हम, चीजें समझिएगा, ये रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए, ये दिमाग में होंगे, आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे। देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। अब देखिएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। देखिए मैं आपको पूरा लिख दे रहा हूं, लेंथ ऑफ वायर। समझिएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, उस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर एक बढ़ता है तो एक घटता है, और यहां ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इट मींस कि अगर वायर की लेंथ, देखिए आप एक जगह है और आपका जो बिजली का कनेक्शन है वो काफी दूर है, कम से कम 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे, या ज्यादा भी है, तो क्या होता है कि आप वहां से वायर का कनेक्शन अपने घर तक लाते हैं, जिसमें बेटा लेंथ, वायर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये लेंथ जितना हम इंक्रीज करते जाते हैं, रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाता है। इस वायर में जो प्रेजेंट, इतना वायर ले लेते हैं, इस हमारे हाउस से लेकर हमारे जो कनेक्शन पॉइंट तक है, वहां से लेकर जो डिस्टेंस है वो काफी दूर है, इतने वायर हैं। इस वायर में कितने सारे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, जिनकी वजह से जो वोल्टेज होती है हमारे घरों में सप्लाई आती है ना, वो कम हो जाती है। मतलब वोल्टेज हमें कम मिलता है, तो मशीन लगा करके उसे स्टेबलाइजर से इंक्रीज करते हैं। वोल्टेज तो समान सभी घरों के लिए दिया जाता है, बट इनकी वजह से जो लेंथ ऑफ वायर है, एरिया ऑफ द वायर है, उनकी वजह से क्या होता है, हमें उतना वोल्टेज नहीं मिल पाता है। तो चीजें समझ में आ रही है। अब देखिएगा कि जो हमारी और भी एक फैक्टर है जिसको हम आप देखने वाले हैं, जो कि सेपरेट है, बट ये आपके फैक्टर्स में ही है, बट ये क्या है, फॉर्मुलेट नहीं किए जाते हैं। मैं आपको वो फैक्टर बता दे रहा हूं, थोड़ा सेपरेट है, उसका नाम है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है रेजिस्टेंस के लिए। आप देखते होंगे कि विंटर सीजन में, ठंडियों के समय में आपको बहुत हाई वोल्टेज मिलता है, बिजली बिल्कुल अच्छे से रहती है, और समर टाइम में, गर्मियों में उनका क्या होता है, वोल्टेज डाउन भी हो जाता है और अच्छे से रहती भी नहीं है, बिजली आती भी नहीं है। तो वो टेम्परेचर होता है, क्योंकि बेटा जो वायर होती है, लेंथ होती है ना, उस चाहे कितनी बड़ी वायर हो, चाहे इस टर्मिनल से उस टर्मिनल तक, लेंथ का इशू नहीं। यहां है जो टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट में, वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये भी डायरेक्टली ही होते हैं। मतलब कि अगर टेम्परेचर को कम किया जा रहा है विंटर सीजन में, जैसे कम हो गया टेम्परेचर, एनवायरनमेंट में ठंडा हो गया, तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो भी कम हो जाते हैं। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हमें अच्छी खासी वोल्टेज मिलती है। तो ये बेटा अदर फैक्टर रहे। अब देखिए हम फॉर्मुलेट करते हैं, R is directly proportional to the length of wire and R is inversely proportional to area, cross section area of the wire। तो अब हम देखते हैं R इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने हटा दिया, उसकी जगह हमने लगा दिया क्या, रो। क्या लगा दिया, इसका नाम है बेटा, इसका नाम है रो। ठीक है, रहो नहीं बोलना, रो। तो ये क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिनकी अपनी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या होगा, रो डायरेक्टली है L, इनवर्सली है A। आपको देखिए फार्मूला मिल गया, ये फॉर्मुलेट हो चुका है बेटा, R इक्वल टू रो L बाई A। आप एक और बना सकते हैं आपको, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होती है उनका नाम होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या है ये रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है, रेजिस्टिविटी। तो आप रेजिस्टिविटी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, R A अपॉन L। आपको रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों के लिए इन फार्मूले का प्रयोग करके आप इजीली निकाल सकते हैं। इफ यू हैव गिवन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, दी गिवन रहेगी, आप यहां से पुट कर सकते हो और अपने
जो फैक्टर होंगे जो पूछे जाएंगे उसको इजीली निकाल सकते हो। तो बेटा ये रहा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये क्या होते हैं, ये फैक्टर बहुत ही मायने रखते हैं। अभी हम आपको न्यूमेरिकल भी कराने वाले हैं, जो कि आपको जितने भी हमने चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, करेंट फ्लो और ये जो हमने देखा है रेजिस्टेंस, इन सभी का यूज होने वाला है। ओम्स लॉ का भी प्रयोग होने वाला है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए। हम अपने अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के एक नए कंसेप्ट और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।